शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। तो देखो, हिंदी लिटरेचर की जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ रिवीजन वाली, जिसमें मैं अपना शॉर्ट नोट्स और ये क्लास नोट्स बड़े एफर्ट से बनाते हैं चीज़ें, ये क्लास नोट्स और फिर पूरा रिवीजन। से उसमें आज ये सेकंड पेपर का नागार्जुन वाला सेक्शन है, पार्ट क का, तो उसको लेके आया। और नागार्जुन जो है पेपर फर्स्ट में भी है, तो नागार्जुन को कवर करवा के साथ में जो उनकी सेकंड में जो हरिजन गाथा हो गई, अकाल के बाद हो गई, और बादल को गिरते देखा, उनको भी हम पूरा करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो रोज़ रोज़ बताना कोई अच्छी बात नहीं है, सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो नागार्जुन के बारे में तथ्यात्मक जानकारी, थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इनका नाम जो था ये भी बतानी है। जैसे इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था इनका? वैद्यनाथ मिश्र, जिसको मैथिली में यात्री उपनाम से भी इनको जाना जाता है। 1911 में जन्म हुआ था, सीधे सतलका मधुबनी बिहार में अंदर। 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1998 में। इनकी शिक्षा संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, बंगाली, मैथिली भाषाओं का इनको बहुत ज्ञान था। इनको जन कवि भी कहा जाता है और आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, जन कवि भी कहा जाता है। मुख्यतः ये प्रगतिवादी विचारधारक थे, मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे। इनका मेन रोल जो होता है ना, मुझे लगता है कि इमरजेंसी के टाइम में इन्होंने इंदिरा गांधी को खूब दिया, यानी इंदिरा गांधी के बारे में खूब लिखा इन्होंने। वो कहते भी, आओ रानी, व्यंग्य बहुत खतरनाक है, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल नेहरू की, मतलब जवाहरलाल की। तो ये इंदिरा गांधी के बारे में कहते हैं, तो इनको व्यंग्यात्मक बहुत खतरनाक है इनके व्यंग्य जो है। तो ये इनके बारे में देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कहा तो इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे युग धरा हो गई, ठीक है, शतरंग के पंखों वाली होगी, प्यासी पतराई आंखें होगी, तालाब की मछलियाँ होगी, तुमने कहा था, खिचड़ी पल्लव देखा हमने, खिचड़ी पल्लव विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गरबा हो गई, ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी हम क्या। उपन्यास देखें तो रतिनाथ की साची, बलसनमा जो है ये आंचलिक उपन्यास है। कहते हैं आंचलिक, वो मेला अंचल की तो जगह नहीं ले सकते, वो तो फर्स्ट है, लेकिन ये आंचलिक उपन्यास है बलसमा। बाबा बटेश्वर नाथ और वरुण के बेटे, ठीक है। उनकी रचनाओं की मूल संवेदना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो उनकी रचनाओं से मूल संवेदना से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नागार्जुन जो थे ना, उनकी चार बातें हैं। ये तो जनवादी कवि इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने एक प्रगतिवादी थे। प्रगतिवादी से लेकर फिर जब जिस दौर में आए प्रयोगवाद से नई कविता, तब भी उन्होंने देखा, देश आज़ादी से पहले भी इन्होंने वर्ग चेतना, वर्ग भाव, ऊंच नीच, आर्थिक स्थितियों की, गरीब मजदूर किसान की इन्होंने आवाज़ उठाई। उनको लगा कि ये समस्या देश के अंदर है, तो इन्होंने उम्मीद की कि देश आज़ाद के बाद चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन देश आज़ाद के बाद जैसे ही चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है और एमरजेंसी लग जाता है, तो इन्होंने और बहुत खतरनाक लेवल पे ये व्यंग्य करते हैं और बहुत खतरनाक बातें करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ये हरिजन नहीं थे, ये दलित समाज से नहीं आते हुए भी ये कहते हैं कि दलित समाज का लेखक नहीं लिख सकता था, उतनी गहरी भावना इन्होंने दलित समाज के प्रति लिखी। ये खुद ब्राह्मण थे, ये खुद उच्च वर्ण से थे, लेकिन उन्होंने इतनी भावनाएं व्यक्त की। तो दूसरी इनकी बात है कि प्रकृति की बात, तो इन्होंने प्रकृति के जो वो उपमान दिए गए थे ना, जो ये उपमान दिए गए थे पहले जो वो थे, वो उन सबको इन्होंने आईना दिखाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, अध्यात्म रियलिटी में जियो यार, यो वो रियलिटी में जियो। अगर अमल धवलगिरी की किरणों पर, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर कब तक सोए थे, सच सच बतलाना कालिदास, सच सच बतलाना रोया कालिदास, सच सच बतलाना रोया यक्ष की तुम रोए थे। यो तो इन्होंने सब कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो सब ऐसे ही फालतू में दिए गए थे, रियलिटी पे जियो, सीधी बात है। ये प्रकृति को भी उन्होंने मनुष्य के हिसाब से व्यक्त किया कि जीवन में क्या प्रकृति का महत्व है। उनकी रचनाओं की मूल संवेदना यथार्थ थी, जन सरोकार थी, प्रगतिवादी चेतना इनके अंदर थी। जन सामान्य के जीवन का यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। मूल संवेदना अभावग्रस्त और शोषित और पीड़ित जन जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण किया इन्होंने। वो कहते हैं उनकी अकाल और उसके बाद में उन कविता में कहते हैं भूखमरी का दारुण स्थिति आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा जैसे कई दिनों, तो वो कहते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास। ये कहानी कुतिया मिस्टेक हुआ, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक चूल्हा रहा चकी रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है, कहानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है, तीखी राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य भी किए, मैंने कहा ना। और वो व्यंग्य उनमें कहते हैं यह व्यवस्थागत भ्रष्टाचार हो गया, सत्ता का दम्भ हो गया,
सामाजिक विसंगतियाँ उन पर सीधा प्रहार किया उन्होंने। ठीक है, शासन की बंदूक, उनका जो उदाहरण है शासन की बंदूक, कविता में निरंकुशता का व्यंग्य किया इन्होंने। खड़ी हो गई है चाप कर शासन की बंदूक, दाग रही है धाए धाए जनता के विरुद्ध। और ये भी कहता है कि वो व्यंग्य करता है कि लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, आए हैं दिन बाहर के। मतलब कह रहे हैं कि देखो पैसे देके भ्रष्टाचार कैसे टिकट लेके आए, अब ये क्या ही जनता का भला करेगा। तो लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, आए हैं दिन बाहर के। ये क्रांति और विद्रोह का स्वर उनके दिखता है। अन्याय, दमन और शोषण के विरुद्ध जो है वो जन जागृति और संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। इनकी रचनाएं मंत्र जो है कविता में शोषण के खिलाफ सामूहिक चेतना का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं तुम जो खाते हो शोकर, शोकर ही खाते रहना, तुम जो पीते हो शोषण, शोषण ही पीते रहना। ये व्यंग्यात्मक है। ये मेरी कविता, ये शॉर्ट नोट्स और ये क्लास नोट्स अगेन कह रहा हूँ, इनफ है। ठीक है, प्रकृति एवं ग्राम्य जीवन की प्रति गहन राग है। ग्रामीण परिवेश, भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की सहज सौंदर्य का जीवंत चित्रण हुआ है। तो प्रकृति में इनके यहाँ प्रकृति जो है ना, मैंने कहा ना प्रकृति का वो चीज़ ये मानवीय मूल्यों में मानते थे। पहले वो कहते थे ना, वो कह के वो ये व्यंग्य करते कि जो उपमान दिए थे ना सायावाद और उससे पहले, वो कहते जैसे कहते कहा गया धनपति कुबेर व, कहा गई उसकी व अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभा गंगा जल का। ये कहते कि आप कह रहे थे कालिदास वहाँ पर है, व्यतीत है, रो रहा है, कहाँ है, कुछ दिख तो नहीं रहा मुझे। यानी कह रहा है कि आप ये फालतू की बातें मत करो, आप मानव से जोड़ो, प्रकृति को मानव से जोड़ो। यो वो तो ये कहता है कि चलो वो बात गई, वो जाने दो, वह कभी कल्पित था। वो कहते अमल धवलगिरी के शिखरों पर परिवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया ये रोया यक्ष की तुम रोए थे। वो कहते भाई सच सच बताना, फालतू तो बात नहीं कर रहे थे ना तुम, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि वहाँ पर कालिदास है या नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं कविता का सौंदर्य वस्तुनिष्ठता धारण करता है इनके नागार्जुन के यहाँ। यूँ ये दूसरा ये कहता है कि जीवन के यहाँ गेहूँ के साथ साथ गुलाब का भी महत्व है। पर वो कहता है प्रकृति का वर्णन करते करते कभी कभी भावुक भी हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति का मतलब बहुत उससे भावुक भी ये भी होते थे। वो कहते हैं लोसन अंजन मास रंजन पावस तुम्हें प्राणम। वो कहते ताप्त वसुधा सुख भंजन पावस तुम्हें प्राणम। ये मतलब भावुक भी होते, लेकिन ये व्यक्ति से जोड़ते हैं उनको, यो व्यक्ति से जोड़ते हैं। ये उनकी अलग बात है, एक स्पेशलिस्ट थी इनकी नागार्जुन की। ठीक है, तो ये वो कहते हैं कि फालतू की ना करके मानवीकरण करो। ये तो मानवीकरण और संवेदना, मूल संवेदना दिन दुखी उपेक्ष पात्रों के प्रति गहरी मानवीभूति। रतिनाथ की साची उपन्यास में नारी के दुख जीवन का यथार्थ भी उन्होंने चित्रण किया। अब बातें जो हमारे है हरिजन गाथा। हरिजन गाथा जो है 80 के आसपास में लिखी थी, 79 में बिहारी में बेलसी नामक जो गांव है वहाँ दलितों को कहते हैं पूरा घेर के आग लगा दी थी। क्रूर नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो नरसंहार की जो वो कहानी है उसमें 13 दलितों को आसपास जिंदा जलाया था। एक लंबी कविता है जिसमें दलितों की घनीभूत पीड़ा, संघर्ष और भविष्य की भी बात की है। पीड़ा हुई, फिर वर्तमान संघर्ष और भविष्य में क्या आशा है, क्या चेतना इन्होंने दिखाया है कि भविष्य में ये आवाज़ उठी है, जागृति की आवाज़ उठी है। ये कहते हैं कि एक कोई राष्ट्र के बड़े नेता थे, उनके आधार मान के लिखा गया ये कि भाई वो बड़े होंगे, तो फिर वो बाद में उन्होंने दलितों के लिए काम किया। कविता में शुरुआत बेलसी हत्याकांड को दर्शाती हुई, वह सवर्णों दलित बस्ती में आग लगा दी थी। ये हत्याकांड एक गहरे सामाजिक अन्याय व नरसंहारता का प्रतीक बन जाता है। ये कहते हैं कि सत्ता भी उसके पास होती है, सत्ता भी उसके पास होती है जिसके पास पावर है, यानी जो बड़ी, क्योंकि थाना जो था वो थाना से महज बहुत ही कम दूरी पर था, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं आई थी। ये वो चीज़ दिखाते हैं यो। ठीक है, लेकिन दूसरी इनमें संवेदना क्या मिलती है कि वो नागार्जुन में स्पेशलिटी ये है कि नागार्जुन जो है ना वो किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं थे पूर्ण तरह। भले ही उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, लेकिन इतना वो जब जरूरत पड़ती थी तो मार्क्सवाद को भी सच में जो थे वो उतार देते थे। क्योंकि वो उनमें हमेशा वो कहते हैं कि क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को है सिर्फ रोटी से काम। ये आप पंक्तियाँ युद्ध करो, मेरे नोट्स में मिल जाएगी। यूँ जनता मुझसे पूछ रही है क्या मैं बतलाऊँ, जन कवि हूँ मैं साफ साफ कहूँगा क्या हकलाऊँ। ये कहते हैं कवि। ठीक है, नरसंहार के समय एक दलित स्त्री के गर्भ में एक बालक का जन्म होता है जिसके पिता की हत्या उसी घटना में हो चुकी थी। ये बालक दलित समाज की आशा और प्रतिशोध का दोनों का प्रतीक है। गांव में दलित बुजुर्ग जो है रेदासी संत गरीबदास सहित जो संत वहाँ आते हैं वो कहते हैं कि इनके बच्चे के बारे में कुंडली बताते हैं। तो आपसी बातचीत के जरिए बालक के पालन पोषण और उसके निराबाद भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त हुई है। संत बालक के माता और हथेली पर भविष्यवाणी करते हैं और कृष्ण के अवतार, कृष्ण की बात ही वो कहते हैं, कृष्ण का वरा अवतार
वो बालक को कहते हैं ना कि ये तो वराह का अवतार है, यानी ये ऐसा नहीं है कि दलित समाज है तो वो हिंदू भावनाओं से दूर थी, नहीं, हिंदू भावना उनमें भी थी। वो कहते हैं सचमुच अवतारी वराह है, सचमुच अवतारी वराह है, भावना तो वही थी, लेकिन ये ऊंच नीचे आर्थिक स्थिति, ये दलित पीड़ा, वो उस पर कटाक्ष करे। जुल्म मिटाने वाला होगा, इस बालक को शोषक सत्ता से बेहद दूर सुरक्षित स्थान यानी जरिया फरिया भेजने की चिंता व्यक्त हुई। इस कविता की तरफ से दलितों की वेदना को दर्शाता है, दूसरी तरफ ये भीतरी भीतर प्रतिशोध की और मुक्ति की आकांक्षा को भी उजागर करता है। मूल संवेदना दलित उत्पीड़न का नग्न चित्रण हुआ है। भारतीय समाज में दलितों पर होने वाले बर्बर अत्याचारों को सामंती का दमन हुआ है। वो कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 से 13 अभागे जिंदा झोंक दिए गए थे। मतलब ऐसा ये नहीं हुआ था, एक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। दलित वर्ग की पीड़ा को उन्होंने बताया। वो कभी कहते भी रोता हूँ, लिखता हूँ, कवि हूँ, बेबाक बाता हूँ, नागार्जुन कहते हैं। बैलची नरसारा में 13 निर्दोषों को जला दिया गया था। ये बोल क्रांति धर्मी संतान की कल्पना भी की है। दलित समाज में जन्मे बालक भविष्य का मसीहा और न्याय का प्रतीक रूप में दिखाने का भी काम किया है। ये उसके हरिजन गाथा की बात है। रैदासी संत की भी बात की रहेगी। गरीबदासी की जो उनके परंपरा से आते हैं वो संत आए थे। बालक के भविष्यवाणी भी कहते हैं, बालक भविष्य के कहते हैं कि बालक भविष्य के कृष्ण की भांति उपद्रवी होगा, धरती जुल्म मिटाने वाला होगा, अन्याय से लड़ेगा। ये कहते हैं कि ये पूरी पंक्ति है। कहते हैं सत्ता और उस वर्ग का आक्रोश भी है। मूल संवेदना सामंतीवादी मानसिकता श्रेय देने वाले राजनीति गहरा आक्रोश है कि राजनीति और भ्रष्टाचार और पूंजीवाद का कैसा गठजोड़ है, उस पर भी ये कटाक्ष करते हैं। ओके, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, आज़ादी के बाद इतना बड़ा नरसंहार। पितृहंता और सामूहिक चिंता भी है। नरसंहार में शहीद हुए पिता के बालक का पालन पोषण सुरक्षा को लेकर पूरे दलित समाज सामूहिक चिंता और एकजुटता है। बुजुर्ग द्वारा भी जरिया फरिया सुरक्षित भेजने की अब यहाँ एक बात ये कहे कि बुजुर्ग भी थे, अब चेतना जागृत उठी थी। वंचित वर्गों में संपूर्ण नई पीढ़ी के अंदर शामिल है, यानी क्रांति की हिंसक चेतना जो है वो जागृत उठी थी। तब बूढ़े भी जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कहते हैं कि खुर्री भाला गंडा सा बम्ब तलवार, तलवार बम्ब गंडा सा भाला खुर्री खुखरी। ये होता है। ये कौन कहता है? बुजुर्ग कहते हैं। जन बल धन बल, वो कहते हैं जन बल धन बल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी नहीं होगी। दिल ने कहा दलित माओ से अब बच्चे अब बागी हो गए। वो कहते हैं अब दिल ने कहा दलित माओ से सब बच्चे अब बागी होंगे। मतलब बागी होंगे पढ़ते हो ना, बागी जो होते संबल के बागी। ठीक है। अकाल के बाद अब आता है इनके, ये तो समझ में आ गया। अकाल के बाद की बात करते हैं। ठीक है, तो अकाल के बाद में बात करते हैं। तो अकाल के बाद तो आपको वही पड़ा होगा। वो कहते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास। यानी क्या, ये दारुण स्थिति बताता है एक जो भुखमरी में या अकाल में पीड़ित जो है गरीब परिवार की, वो स्थिति बताता है कि मतलब उनकी गरीबों की देश में हालात क्या है। ये शर्मसार बात है कि देश आज़ाद हो चुका है, 1952 की रचना है, देश आज़ाद हो चुका है और स्थितियाँ वही है। बड़े के बड़े जो कहते हैं नेहरू जी तो हेलीकॉप्टरों में बड़े बड़े घूमते हैं, कुत्तों को साथ में लेके घूमते हैं। सोचो ना, वो प्रतीकात्मक है कुत्तों को। और ये देखो इनकी हालत क्या है, पेट जो है वो हड्डियों से जाके मिला है, ऐसी हालत हो चुकी है इनकी। जीवन की वापसी और आशा का संसार है। वापसी ये तो वही के सोई, मतलब कई दिनों तक कहानी वो कहते हैं ना, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक भीतों पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यानी ये पूरे मुहावरे यूज़ किए इन्होंने, लेकिन ये बताया कि भाई कैसी हालत ख़राब थी। मतलब एक दाना के लिए मोहताज थे। और एक और जो था, मतलब अय्यासी उड़ाई जा रही थी देश आज़ाद के बाद। ये चीज़ को व्यंग्य भी है और एक दर्द भी बताया, भारत का यथार्थ बताया, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में मजदूर वर्ग का यथार्थ बताया है नागार्जुन ने। ठीक है, वो फिर एक, लेकिन एक भविष्य आशा है। आशा उस टाइप की नहीं है कि वो आगे, लेकिन ये कि ये भी एक टाइप का व्यंग्य है। आशा भी एक टाइप का व्यंग्य है। कैसे है कि मतलब एक दिन खाना वेस्ट हो रहा है एक तरफ, लेकिन जैसे हमारे महान प्रधानमंत्री जो हुए थे शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं भूखा रह लूँगा। ऐसे प्रधानमंत्री होते तो कहा सच्ची बात होती है, आज भी और पहले भी, उनसे पहले भी। ये तो वो कहते लेकिन वो कहते हैं कि एक तरफ तो खाना वेस्ट हो रहा है, एक तरफ है उनके यहाँ बहुत दिनों के बाद आता है कि दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। यूँ ठीक है, चमक उठी, वो कहते हैं चमक उठी घर भर की आके कई दिनों के बाद। यानी अब थोड़ी बहुत एक लाल कही, बहुत दिनों के बाद थोड़ा बहुत दाना आया घर के अंदर। यूँ तो ये हालत बता रहा है, कितनी दुख भरी बात है, कितनी व्यंग्य, मतलब गहरी वेदना है, ये बताते हैं अपनी रचनाओं में नागार्जुन जी। फिर बदले
बदल नहीं है, बादल को घिरते देगा। बादल को घिरते देगा मूल कि हिमालय के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया इन्होंने। वो सौंदर्य मानवीयकरण होना चाहिए। हिमालय और मानसरोवर किन्नर देश में नैसर्गिक कोमल और भव्य सौंदर्य का यथार्थ चित्रण हुआ है। वो देखा है मैंने उसके स्वप्नशील का मधुर बादल को घिरते देखा। कालिदास की मेघदूत स्मृतियों का भी पुनरावलोकन किया है। वो कहते कहा गए निर्वाचित यक्ष जिसे कहा था कालिदास मेघदूत बनने को। मुझे किन्नरों और किन्नरियों के प्रेम और संगीत का भी अंकन उसमें किया है। ठीक है, प्रकृति की गोद में बसने वाला किन्नर किन्नरियों को स्वच्छंद और प्रेम और आनंदपूर्ण जीवन का भी ये प्रकृति का मानवीयकरण करते हैं कुल मिला के। ऐसे मदिराणु आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मारोम उंगलियों में वंशी पर फिरते देखा है। हाँ हाँ बादल को गिरते देखा है। हाँ हाँ बादल को गिरते देखा है। अभी जन कवि, आपको कभी प्रश्न जन कवि या लोक कवि या लोकत्व क्या व्याप्त है, अब कोई भी प्रश्न आए तो अगर आपको अभी इतना पढ़ा है वो की वो चीज़ है। उनमें जन सामान्य का पक्ष देते हुए हमेशा शोषित पीड़ित किसान मजदूर और दलित वर्ग के पक्ष में रहते थे। हरिजन गाथा देखो, अकाल के बाद देखो, उनकी रचनाओं जन समस्याओं पर केंद्रित है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की बजाय लोक जीवन में प्रचलित हिंदी ठेठ और मैथिली ग्रामीण शब्दावलियों का यूज किया। जैसे आप देखते हो ना कि छुओं की भी हालत रही शिकस्त, कानी कुतिया सोई उसके पास। कानी कुतिया जो शब्द दिख रहा है वो क्या है, वो एक ग्रामीण शब्द है ना कि भाई कहानी कुतिया हो रखी है, टेढ़ कुतिया हो रखी है ऐसे। तो वो शब्द चूल्हा चक्की कुतिया खेत खलिहान आदि लोक जीवन में बिंब और उपमान जो है वो लोक जीवन के काव्य बिंब उपमानों का ठहरा। अकाल के और उसके बाद धुआं उठा आंगन के ऊपर ये बिंब है, अन्न की आप वापसी का लोक संकेत। निर्भीक और स्पष्ट है, वो कभी डरते नहीं थे। कबीर इसीलिए उनका आधुनिक कबीर कहा जाता है। कबीर की तरह उन्होंने बिना किसी डरे सीधी खरी बात बोली, लोक कवि का भी प्रमुख लक्षण होता है। इंदुमती की बेटी में व्यंग्य रचना करते हैं, शासन की बंदूक में सत्ता की सीधी ठेठ प्रहार करते हैं। ये यायावरी जो है घुमक्कड़, इनकी एक रचना, ये भी घुमक्कड़ है। जैसे सबसे घुमक्कड़ जो माना जाता है वो माना जाता है राहुल सांकृत्यान को, जो वो सबसे घुमक्कड़ थे यो। तो उनके फिर उसके बाद अज्ञे भी को भी माना जाता है, इनको भी घुमक्कड़ माना जाता है। मतलब घुमक्कड़ है ना, ये यात्रा करते थे, फिर यात्राओं को लिखते थे, यात्रा वृत्तांत भ्रमण किया, उसके विविध लोक संस्कृति और जन कविताओं का सीधा अनुभव मिलता है। मिथिला, हिमालय, बंगाल जैसे जन प्रकृति चित्रों का जनजीवन की और प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति वर्णन अलग से हम देखते हैं। नागार्जुन प्रकृति केवल सौंदर्य बोध तक सीमित न रखकर जन जीवन और यथार्थ से जुड़ा है। प्रकृति का यथार्थ उन पे कैसे है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो प्रकृति की इन्होंने ये एक बात इसमें है कि जनजीवन से कैसे जुड़ा है, तो उसमें मैं आपको एक बात बताऊं। तो वो कहते हैं कि याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलक भाल, यानी एक प्रेम, एक पति पत्नी का प्रेम है। तो एक कितना सहज है आप माना जीवन के कि याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलक भाल। एक पुत्र और पिता का पुत्री और पिता का वात्सल्य। एक पिता जो है वो बस के ड्राइवर है और वो बस जाती है, तो बस जब बाजार में पहुंचती है सिटी में, तो वहाँ से कुछ जब लौटती है तो वो खरीदते हुए बेटी के लिए चूड़ियाँ लेके आते हैं। तो बेटी की चूड़ियाँ उसकी आंखों की नज़र से दूर ना हो, तो पिता जो बस ड्राइव कर रहे हैं, बस चला रहे हैं, उसके सामने ही लटका के रखी और नज़र जो है बार बार चूड़ियों पे जा रही है कि मैं घर जाऊंगा, अपनी बेटी को चूड़ियाँ दूंगा, बेटी कितनी खुश होगी। तो वो कहता है कि सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी थी कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। तो ये एक वात्सल्य है पिता और पुत्री का, ये भी प्रकृति में आता है कुल मिला के। तो दूसरा इन्होंने वो कहना प्रकृति को बहुत उस हिसाब से लाए, एकदम धरातल पे उतार दिया, जैसे कहानी कुतिया सोई उसके पास। बादलों को गिरते देखा, मैं जुलमुल कुंदुमनी कमल पहाड़ियों को देखा, झरने देखा, चित्रण मानवीकरण संवेदना। ठीक है, सुख दुख को देखते हुए अकाल और उसके बाद में चूल्हे और को छक्की क्या होता है। जीवन के प्रति पर जुड़ी प्रकृति का वर्णन गाँव और किसानों मजदूर पशु पक्षियों के संदर्भ में किया है। अकाल बाद कुतिया चिपकली आदि का। हिमालय के विराट सौंदर्य का वर्णन किया। बादल को गिरते देख, हिमगिरी के शिखरों पर मेघ को गिरते देखा है। सत सत निर्झरणी के वेग पर गिरते देखा है। हाँ हाँ बादल को गिरते देखा है। प्रकृति की लोक संस्कृति का समावेशन भी किया। ठीक है, प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों का, जैसे बादल को गिरते देखा है, किन्नर किन्नरियों का वंशावली और प्रेम क्रीड़ा है। अब हरिजन गाथा का मूल संवेदना तो आपको पता समझ आ गई, दलित की समस्या, दलितों के साथ बेलसी कांड हुआ था, थोड़ा फैक्ट लिख लोगे उस आधार पे। ठीक है, क्या संवेदना थी, क्या क्या उसमें सामंती व्यवस्था, क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे पुलिस थाना नज़दीक पड़ता था, आप उसमें एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, फिर आगे ये वाली होगी। तो फिर नागार्जुन जनकवि तो मैंने बताया अभी इतनी सारा अपन ने डिस्कस किया कि वो जनकवि क्यों कहा जाता है। एग्जाम्पल भी इसमें भी है और शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे।
तो फिर आप लिख लोगे पहले वो जन कवि, पहला एग्जाम में हाँ ये जन कवि थे मान, फिर क्या पॉइंट थे कि वो जन की आवाज़ उठाते, लोगों की, पिछड़ों की आवाज़ उठाते थे वो, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोरों की आवाज़ उठाते थे, लोकतंत्र पे जो लोकतंत्र का जो दिखावा था उस पर कटाक्ष करते थे, व्यंग्यात्मक उसमें क्या था, शैली भी उनकी जो थी वो असाधारण शैली थी, ये सब चीज़ें लिख लो। प्रकृति वर्णन, प्रकृति जो है मानवीकरण किया उन्होंने प्रकृति का, वो जो पुराने जो लिखे थे उपमान दिए थे उनमें उन्होंने प्रश्न चिन्ह किए कि कहाँ गए वो, ठीक है, कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष की तुम रोए थे, ये क्या, ये बता रहा है कि तुम तो मुझे दिखे नहीं वहाँ पे, तो ये कटाक्ष भी किया है और प्रकृति को साधारण में जोड़ने की कोशिश की गई है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और मैंने नागार्जुन और नागार्जुन से हमारे पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का मुझे लगता है इतना इनफ है, इतने से आपका विवेक यूज़ करोगे और अपने विवेक यूज से प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप समझ में आएगा यार पॉइंट कितने बना हुआ, 1000 पॉइंट जरूरत है, 5-5 पॉइंट, एक टाइम मिलता है 3 घंटे का, 3 घंटे में एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक आधा पर्सन आएगा, आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट का। अब 7 मिनट के अंदर जो है आपको ये सब ब्रह्मांड तो लिख नहीं पाओगे, आप लिखना क्या है वो भी रेडी हो गया आपके पास फिक्स, तभी लिख पाओगे आप। संवेदना के 5 पॉइंट है, शिल्प के 2-4 पॉइंट है, प्रकृति के 3-4 पॉइंट है उदाहरण के सहित, जन कवि वही संवेदना वाले 7 पॉइंट, 5-7-6 पॉइंट वो पूरे रटे हुए, इसमें ही मिल जाएंगे इतने पॉइंट तो, और शॉर्ट नोट्स हो गए। फिर वो का वो लिखना है यार, और कुछ कलात्मक नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।